आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शेयर कर रहा हूं और ये मामला कुछ ऐसा है कि एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ की 376 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और साथियों, इस केस की स्टोरी क्या है और इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लिखा तो इसमें 2-3 फैसले का जिक्र और भी किया जो आपके लिए जाना ज़रूरी है अगर आपका भी मामला कुछ इस प्रकार से है तो। साथियों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आज आपसे जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ साथियों, ये डिसाइड हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। और ये जो केस है ये है डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से है। साथियों, इस केस की जो कुछ स्टोरी किस इस प्रकार से है कि इस केस में ये जो एक्यूज्ड है, जिसका कि हमने आपको नाम बताया, उस व्यक्ति के खिलाफ एक लेडी ने 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। और उस लेडी ने ये कहते हुए मुकदमा दर्ज कराया कि उसने उसे शादी का झांसा दिया था और उसके बाद उसने शादी नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। आप साथ ही इस केस के जो कुछ फैक्ट थे कुछ इस प्रकार से निकल करके आए कि जब कोर्ट में मामला गया और जब कोर्ट में लेडीज जो पीड़िता है जब उसकी गवाही हुई तो उसमें कुछ नए फैक्ट निकल के आए कि ये जो डॉक्टर है, जो आरोपी था, जो जिसने ये पिटीशन फाइल किया था, वो और जो पीड़िता थी दोनों एक ही हॉस्टल में काम किया करते थे। जो आरोपी है वो डॉक्टर था और जो पीड़िता है वो नर्स थी। जो पीड़िता थी वो विडो थी, विधवा थी, उसके हस्बैंड का स्वर्गवास हो चुका था। तो ये दोनों जब वहाँ पे जॉब कर रहे थे, जब काम कर रहे थे, उसी दौरान दोनों की जान पहचान हुई। और पीड़िता ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि यहाँ पे जो आरोपी है उसकी भी पहले से शादीशुदा थी, इस बात की उसे जानकारी थी, लेकिन उसके अच्छे संबंध नहीं थे अपनी पत्नी से और वो डिवोर्स लेने वाला था, उससे शादी करने वाला था। ये कह करके उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वो शादी से मुकर गया। तो साथियों, इसके बाद जब ये फैक्ट जब कोर्ट के नज़र में आया तो कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। अब साथियों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से पहुंचा? सबसे पहले तो ये मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद हाई कोर्ट में 482 के अंतर्गत पिटीशन फाइल की गई कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने 482 के अंतर्गत एफआईआर को रद्द नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो एफआईआर और जो चार्जशीट है उसको रद्द कर दिया। तो साथियों, इसके बाद जब कोर्ट ने जब इस मामले में जब टिप्पणी किया तो कोर्ट ने 2-3 जजमेंट का जिक्र और भी किया। अब साथियों, कोर्ट ने जब इस मामले को जब कोर्ट ने देखा और जब एफआईआर को रद्द किया तो कोर्ट ने 2-3 चीज़ों पर टिप्पणी किया। सबसे पहला तो ये है कि इस केस में एक लंबे समय तक दोनों के बीच रिलेशनशिप था और जहां लंबे समय तक रिलेशनशिप है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से वाकिफ हैं तो उस तरह के मामले में कोर्ट ने एक जजमेंट का जिक्र किया जिसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। और जो दूसरा जो कोर्ट ने यहाँ पे विचार विमर्श किया जिस पॉइंट पे कि रेप और कंसेंसुअल सेक्स में क्या अंतर है, कोर्ट ने यहाँ पे भी एक जजमेंट का जिक्र किया। और उसके बाद कोर्ट ने निष्कर्ष में पाया इन दोनों जजमेंट के अलावा इसके अलावा और भी जजमेंट का जिक्र किया गया है, जैसे कि आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जब इन दो जजमेंट को का जिक्र किया इस पे तो कोर्ट ने यहाँ पे जो निष्कर्ष ये पाया कि यहाँ पे इस मामले में जिस मामले की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इस मामले में जो विडो है वो उससे अच्छी तरह से जानकारी थी कि वो दूसरी कास्ट का, दूसरी रिलीजन का व्यक्ति है। दूसरी बात ये है कि उसकी पहले से ही मैरिड है। और तीसरी बात, कोर्ट में उस लेडीज ने पीड़िता ने अपनी गवाही में स्वीकार किया कि हाँ, उसे भी वो विडो थी, उसे भी एक कंपेनियन की ज़रूरत थी। उस दौरान दोनों के बीच लव हुआ, लव अफेयर दोनों के बीच चला और उसके बाद ये लंबे समय तक चला। दोनों लोग पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के साथ रहे भी। तो कोर्ट ने यहाँ पे साथियों ये माना कि देखिए, जहाँ इस तरह की घटना है तो वहाँ पे जो पीड़िता है उसने जो परमिशन दिया है उसने अपना एक्टिव माइंड का उसने अपने जो माइंड का उसने अच्छी तरह से उपयोग किया है, अपने अच्छी तरह से यूज किया है और वो पूरी तरह से इस बात से सहमत थी। और दूसरी बात यह है कि उसको इस बात की भली भांति जानकारी थी कि इसका क्या परिणाम हो सकता है।
तो इस प्रकार से साथियों कोर्ट ने यहाँ पे ये माना कि यहाँ पे पीड़िता को पहले से ही जानकारी थी कि ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि दोनों के बीच लंबे समय से संबंध थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसने शादी का झांसा दिया होगा, और कोर्ट ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया। अब साथियों आप स्क्रीन पे देखिएगा कि कोर्ट ने जनरली कौन कौन से वर्ड यूज किए जब इस एफआईआर को रद्द किया। तो साथियों इसमें कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट her case that the complainant has forcibly raped her. She had taken a conscious decision after active application of mind to the things that had happened. It is not a case for passive submission in the face of any psychological pressure exerted, and there was a tacit consent, and the tacit consent given by her was not the result of a misconception created in her mind. मीन्स कि कोर्ट ने साथियों यहाँ पे ये कहा कि ये फोर्सफुली नहीं किया गया है और ये कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं था उस महिला के मन में, और उसका उपयोग नहीं किया गया है, ना तो उसको किसी तरीके से मानसिक रूप से उसको फोर्स किया गया है या फिर उसका दुरुपयोग किया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसी आधार पर इस एफआईआर को रद्द किया। आप साथियों कोर्ट ने यहाँ पे एक जजमेंट का जिक्र और भी किया, जो इस जजमेंट में जो बताया गया है कि एक कपल्स के बीच 8 साल से संबंध था और उनके बीच कई बार रिलेशनशिप बने, कंसल्टेंट रिलेशनशिप बने, तो वहाँ पे भी उस पीड़िता ने उनके खिलाफ रेप की कंप्लेंट, रेप का एफआईआर दर्ज के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाया। तो वहाँ उस मामले में भी कोर्ट ने इसी प्रकार से कुछ टिप्पणी किया था, आप देखिएगा स्क्रीन पे। ये जो मुकदमा था ये था शिवशंकर उर्फ शिवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के नाम से था, और deposed on 6 April 2018 has observed that it is difficult to hold the sexual intercourse in the course of relationship which has continued for 8 years is rape, especially in face of the complainant's own allegation that they lived together, a man and wife. It was held that under in the fact and circumstance of the present case, it is difficult to sustain the charge leveled against the appellant, who may have possibly made a false promise of marriage to the complainant. It is, however, difficult to hold sexual intercourse in the course of relationship which has continued for 8 years as rape, especially in the face of the complainant's own allegation that they lived together as a man and wife. साथ ही इस मामले में कोर्ट ने कहा कि रेप और दोनों के बीच जिस प्रकार से फैक्ट है दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि उनके बीच रेप हुआ है। उनके बीच जो भी था वो सहमत से ही कंसेंशुअल सेक्स हुआ है, और उसके बाद ही इसका परिणाम यह था, और जो लेडीज थी, जो पीड़िता थी, वो पूरी तरह से समझने में सक्षम थी। तो कोर्ट ने इस मामले का भी जिक्र किया। इसके बाद साथियों कोर्ट ने एक मामले का जिक्र और भी किया। कोर्ट ने उस मामले में बताया कि रेप और कंसेंसुअल सेक्स में क्या अंतर होता है। आप ये स्क्रीन पे देखिएगा साथियों, ये जो मामला था ये था दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का था। द कोर्ट हेल्ड दैट द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी हैड क्लियरली डेवलप्ड विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटिंग्स एज देयर was neither a case for any resistance nor had she raised any complaint anywhere at any time. Dispute the fact that she had been living with the accused for several days and had traveled with him from one place to another. The court further had that is not possible to apprehend the circumstance in which a change of rape can be leveled against the accused. साथियों इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जहां दोनों लोग एक दूसरे के साथ लंबे समय तक घूम फिर रहे हों, उन्होंने टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद पीड़िता ने उस समय जबकि घटना समय कोई शिकायत नहीं किया, ना तो कोई कंप्लेन नहीं किया, ना तो कोई आपत्ति दर्ज कराई कहीं पे, तो ये नहीं कह सकते कि आरोपी के खिलाफ जो आरोप दर्ज लगाए जा रहे हैं कि वो उसने रेप किया है, यहाँ पे वो नहीं माना जा सकता है, और कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को फायदा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जहाँ इस प्रकार के केस होते हैं वहाँ उसका फायदा आरोपी को मिलता है, और आरोपी बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो आरोपी को जाता है और आरोपी को उसका फायदा मिलता है। तो साथियों आप लोग जिस तरीके से मेरे से सवाल करते हैं और इस प्रकार से मुझे चर्चा करते हैं, तो उससे मेरे को समझ में आया कि इस प्रकार की काफ़ी सारी घटनाएं हैं जहां की आरोपी को ब्लैकमेल करने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है और मामला झूठा होता है। आखिरी में मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि साथियों जब भी इस तरह के मामला हो और जब जो कंप्लेनेंट है, जो फरियादी है, जब वो कोर्ट में गवाही देने के लिए आए, तो आप उसे बेहतर तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करें और उसमें इस तरह का फैक्ट लाने का प्रयास करें। अगर ऐसा है कि दोनों के बीच पहले से ही जो लव अफेयर था या फिर दोनों की सहमति थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, इस तरह का अगर कुछ फैक्ट सामने आता है तो इसका फायदा आरोपी को मिलता है, जहाँ की आरोपी निर्दोष है, जहाँ की उसको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो धन्यवाद साथी।